नमस्कार दोस्तों। तो देखिए मित्रों, हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका था। अब ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर और आंधी की जागीर दी थी। अब अकबर जब गद्दी पर बैठ गया तो अकबर को भी ये मालूम चला कि भाई नया जो है मेवाड़ के अंदर राणा कौन बना है? महाराणा प्रताप। और चूंकि अकबर के बारे में देखिएगा, जब वो 67-68 का शाका होता है, तीसरा शाका, उसके बाद में लगभग 1570 के बाद का जो समय है, उसमें अकबर हर जगह जो है वो एक सुलह कुल की नीति के अनुसार चलने की कोशिश करेगा कि दोबारा मुझे आक्रमण कहीं नहीं करना पड़े, दोबारा सेना नहीं भेजनी पड़े। अगर जो राजा मेरे अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं, उनका राज्य भी उनको मिल रहा है और अच्छे पद, ऊंचे ओहदे पर जो है वो भी उनको बिठा रहे हैं। तो अब वो महाराणा प्रताप, चूंकि जो इसमें हिस्सा देखिएगा, ये जो चित्तौड़ वाला हिस्सा है, ये तो वैसे ही अकबर के अधिकार में है। अब महाराणा प्रताप के अधिकार में एक तो ये दुर्ग है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के अलावा जो इधर वाला ये हिस्सा है उदयपुर का, ये इस तरफ का हिसार। तो अकबर अब ये चाहता है कि महाराणा प्रताप भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। और मैंने आपको बताया था कि ये पहले भी मैंने बताया है कि जयपुर के अंदर 1562 में जो भारमल होता है, वो राजपुताने का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और धीरे धीरे 1570 में जो अकबर का नागौर दरबार लगता है, उसमें आप मान लीजिए लगभग राजपुताने के सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो बचे कुचे थे वो भी यहां आगे थे, जैसे बीकानेर वाले आ गए, जैसलमेर वाले आ गए, जो भी बचे कुचे थे वो सारे आगे थे। और उन्होंने लगभग शासकों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक हुआ है 1572 में। तो एक तो मारवाड़ का शासक है चंद्रसेन, एक तो वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा, और एक है महाराणा प्रताप। तो अब अकबर कोशिश ये करता है कि महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, तो जो ये चित्तौड़ है ये भी मैं उनको सौंप दूं, और उसके साथ मेरे जो है सेना में एक ऊंचा पद, जैसे मानसिंह है तो वैसे ही महाराणा प्रताप को जो है एक ऊंचे पद पर बैठा दूं। लेकिन अब यहां क्या स्थिति है कि महाराणा प्रताप को किसी भी तरह की कोई भी अधीनता स्वीकार नहीं है। मेवाड़ को स्वतंत्र कराना है और इनके लिए यही पूरा इनका देश है कि ये मेरा देश है पूरा। और उस वक्त ये देश ही थे भाई, सब अलग अलग देश हैं, ये सबके अपने भौगोलिक सीमाएं हैं, सबके अपने नियम हैं, सबके अपने अलग अलग कानून हैं। तो अब यहां अकबर ने पहले सुलह कुल की नीति को अपनाते हुए महाराणा प्रताप के पास में वो 4 दूत भेजता है कि अगर महाराणा प्रताप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले तो सबसे पहले जो है अकबर ने किसको भेजा था? जलाल खां कोची को। ये ये देखिएगा, सबसे पहले वो अकबर भेजता है जलाल खां कोरची या कोची। ये जलाल खां कोची जो है ये बात करने में बहुत तेज था, और इसके लिए कहते थे कि ये इतना बातूनी था, इतना तेज तरार था, इतना हाजिर जवाब था कि किसी व्यक्ति को मरने के लिए भी ये तैयार कर ले कि आजा तेरे को मोक्ष मिल जाएगा, तो अगला भी कहते हाँ ठीक है चलो मैं एक बार मर के देखता हूं। इतना तेज तरार व्यक्ति था। तो इसलिए अकबर ने सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा कि ये महाराणा प्रताप को बातों में ले लेगा और वो अधीनता स्वीकार कर ले। तो अब देखिए, राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का हो रहा है 28 फरवरी 1572 को। क्या आ चुका है? नवंबर 1572। तो नवंबर 1572 में भेजा। अब जलाल खां कोरची का जो असर था वो महाराणा प्रताप पे नहीं हुआ, और जितना इसने अपना दिमाग लगाना था वो लगा लिया, लेकिन कोई भी असर नहीं हो पाया। अब अकबर दोबारा किसको भेजता है? मानसिंह को। देखिए 1572 में एक भेजा था और 1573 में 3 जनों को भेजा था, मानसिंह को, भगवंत दास को और राजा टोडरमल। मानसिंह दरअसल बेटा है भगवंत दास का, तो पहले बेटे को भेजा है। जयपुर का जो शासक है भारमल, भारमल का बेटा है भगवंत दास और भगवंत दास का बेटा है मानसिंह। तो वो दोबारा किसको भेजता है? मानसिंह को। अब मानसिंह को अकबर ने इसलिए भेजा कि अकबर को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले मैंने जिसको भेजा था वो मुस्लिम है, और इसलिए जो है कहीं महाराणा प्रताप को लगा हो
कि ये एक मुस्लिम को मुझे मनाने के लिए कैसे भेजा। तो इसलिए अब वो किसको भेजता है, मान सिंह को भेजता है। और दूसरा अकबर का भेजने का रीजन एक ये भी था कि मान सिंह भी एक हिंदू राजपूत है, महाराणा प्रताप भी एक हिंदू राजपूत है। हो सकता है इस कारण से महाराणा प्रताप मान सिंह की बात को मान ले, क्योंकि जाति तो एक ही है, वो भी राजपूत है, ये भी राजपूत है, ये आमेर के थे, ये मेवाड़ के हैं, और आपस में वैसे भी इनका था आना जाना। आपको पता है कि ये भगवान दास, ये मान सिंह, इन्हीं का जो पूर्वज था पृथ्वीराज कछवाहा, वो राणा सांगा का सामंत था, और वो आए भी था इसमें खानवा के युद्ध में। तो इसलिए भी वो मान सिंह को भेजता है कि क्या पता महाराणा प्रताप मान सिंह की बात मान ले कि भाई ये तो मान सिंह तो अपना ही है राजपूताना का। और तीसरा कारण एक अकबर का यह भी था कि अगर मान सिंह की बात मान ले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी मानता है तो मान सिंह और इसके मन में ही जो है वो एक कड़वाहट भर जाएगी कि भाई तूने मेरी बात नहीं मानी, और महाराणा प्रताप इसकी बात को नहीं मानेगा, तो इनमें आपस में ही विवाद बढ़ेगा। कल को कोई युद्ध होगा तो मैं उसमें मान सिंह को ही सेनापति बना के भेजूंगा। बहुत दूर का सोच के अकबर ने मान सिंह को भेजा। उसने ऐसा नहीं है कि कभी इसको भेज देगा तू जार, कभी कह दिया जा तू जार, फिर कहा जा तू जार, ऐसे नहीं। अकबर ने बहुत सोच समझ के भेजा। ये सब चीजें इतिहासकार लिखते हैं, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी बता रहा हूं, वो सब सारी बातें इतिहासकारों ने लिखी हैं कि अकबर मान सिंह को क्यों भेजता है। कई कारण है। अगर बात नहीं मानी तो भी इनमें आपस में ही झगड़ा इनमें ही होगा, नफरत एक दूसरे के लिए ही फैलेगी। मान सिंह से भी दाल नहीं गली, यहां तक कि कहते हैं कि मान सिंह के साथ महाराणा प्रताप ने भोजन भी नहीं किया था। तो बड़ा बुरा मान सिंह को लगता है, और वो वहां से नाराज हो वाकर वापस आ जाता है। अब तीसरा जो है फिर भगवान दास। तो भगवान दास मान सिंह का पापा है। अकबर ने देखा मान सिंह की नहीं मानी, और चलो मान सिंह के किसको भेजते हैं, पापा को भेजते हैं। अक्टूबर 1573 में इस भगवान दास की भी बात नहीं मानी, और लास्ट में भेजता है टोडरमल को, और टोडरमल की भी बात महाराणा प्रताप ने नहीं मानी। अब इसके बाद का देखिएगा, 1573 के बाद में समय आ चुका है 1576 का। 73 के बाद में 74, 75, 76, लगभग 2.5 साल निकल चुके हैं। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 2.5 साल का समय जो है वो निकला कैसे। तो 2.5 साल अकबर ने फिर वेट किया था, फिर इंतजार किया था, जैसा कि इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। तो वो लगातार अवसर पर अवसर दे रहा था कि क्या पता महाराणा प्रताप को यह लगे कि नहीं मैं अधीनता स्वीकार कर लूं, क्या पता कहीं लग जाए। तो इसके बाद में हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें 2 डेट मानी जाती है, कहीं 18 लिखा हुआ है और कहीं 21 लिखा हुआ है। गोपीनाथ शर्मा जी हैं, वो लिखते हैं 21 जून, और कई प्रमाणिक ग्रंथों में 18 जून भी है। तो आपसे कभी डेट भी आएगी तो दोनों डेट एक साथ नहीं आएगी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, 18 या 21 जून 1576। तो दोनों कभी एक साथ नहीं आएगी, मैंने दोनों ही लिख दिए। अब क्या होता है कि चूंकि अजमेर जो है, ये देखिएगा, ये है अजमेर। अब चूंकि अजमेर मुगलों के अधिकार में आ चुका था, और एक राजपूताना पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक अजमेर मेन इनका सपोर्ट हो गया था, एक मेन स्थल हो गया था, या आप ये मान लीजिए कि एक सैनिक छावनी की तरह आप इसको प्रयोग के रूप में मान लीजिए कि यहां जो है ये अपना अधिकार बनाए रखा। अकबर ने इस पर, अजमेर पर अधिकार कर लिया था, ये ले लिया था इन्होंने। और क्यों कि यहां से हम जो है पूरे राजपूताना पर नियंत्रण रख सकें। और यही बाद में जब अंग्रेज आएंगे तब इनका भी जो एजीजी होगा अंग्रेजों का, वो अजमेर ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि पूरे राजपूताना पर आसानी से नियंत्रण बनाए रख सकें। इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और है भी सेफ, सुरक्षित है। और जहांगीर ने तो अपने जीवन का बहुत सारा समय अजमेर में ही निकाला था। तो अकबर अब किसको सेनापति बना के भेजेगा? मान सिंह को। और वो मान सिंह को इसीलिए सेनापति बना के भेजता है ताकि इनमें आपस के अंदर जो है वो द्वेष बढ़े। वो किसी और को भी सेनापति बना सकता था, लेकिन उसने नहीं बनाया। तो मान सिंह को अपना सेनापति बना के भेजेगा। मान सिंह यहां से रवाना होता है 3 अप्रैल 1576 को। मान सिंह यहां से रवाना हुआ अजमेर से, और इधर ये भीलवाड़ा आ गया।
भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के अंदर वो अपना डेरा डाल लेता है। देखिए कब रवाना हुआ है, 3 अप्रैल 1576 को। हल्दी घाटी के युद्ध की डेट क्या है, 18 या 21 जून, यानी अप्रैल के बाद में मई जून, लगभग 2-2.5 महीने का समय भी यहां निकला है। मांडलगढ़ में मान सिंह आ जाता है सेना लेकर के, और यहां युद्ध की तैयारियां जो है वो लगातार चलती रहती है। अब आप फिर सोचिए, यहां ये 2-2.5 महीने का जो समय निकला है मांडलगढ़ में कि युद्ध की तैयारियां कर रहा है, सेना है, वो आते ही इधर आक्रमण क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां फिर इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर ने फिर यह सोचा कि क्या पता महाराणा प्रताप को यह लगे कि अब तो जब ये सेना ही लेकर के आ चुके हैं तो अब भी मैं इनकी अधीनता स्वीकार कर लूं या कोई समझौते के लिए अपनी तरफ से पेशकश रखूं। तो यहां जो है मान सिंह ये मांडलगढ़ में 2-2.5 महीने रहता है, और इसके तो पहला पड़ाव जो है वो मान सिंह का है मांडलगढ़, और दूसरा पड़ाव जो है वो कहां इसका होगा मान सिंह का, मोलेला गांव, जो कि कहां पड़ता है, राजसमंद में। राजसमंद में है मोलेला गांव। तो इधर इस तरह से, जो कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, वही है। अब महाराणा प्रताप की क्या स्थिति है? महाराणा प्रताप जो है कुंभलगढ़ से पहले पहुंचते हैं गोगुंदा, जो कि उदयपुर में है, और गोगुंदा से फिर लोसिल गांव पड़ता है राजसमंद में। लोहसिल भी लिखा आता है और लोह सिंह भी लिखा आता है, तो लोसिल या लोसिंग गांव वही है। यहां इनका दूसरा पड़ाव होता है लोसिंग गांव, और मान सिंह का दूसरा पड़ाव होता है मोलेला गांव, और दोनों ही राजसमंद में है, लोसिंग गांव भी और मोलेला गांव भी। अब दोनों के अपने अपने पड़ाव हैं यहां पर। तो अब क्या है आगे, कैसे युद्ध होता है, क्या घटनाक्रम आता है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। मान सिंह का पहला पड़ाव मांडलगढ़ और दूसरा है मोलेला गांव। प्रताप जो है वो कुंभलगढ़ से पहले गोगुंदा जाते हैं और फिर लोहसिल गांव। तो मोलेला और लोहसिल गांव दोनों ही राजसमंद में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में और गोगुंदा उदयपुर में। पहले देख लेते हैं कि इनका सहयोग किस किसने किया था। अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, और आजकल तो बहुत ज्यादा आ रहा है ये क्वेश्चन। ये राणा प्रताप का सहयोग करने वालों में हकीम खां सूरी, जो कि सेनापति बनता है राणा प्रताप का, और अकबर का सेनापति है मान सिंह, जो कि प्रधान सेनापति होता है, यानी मुख्य सेनापति। और देखिए अकबर ने भी इसको धर्म युद्ध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहां आप एक चीज ये देखेगा कि राणा प्रताप ने अपना सेनापति हकीम खां सूरी को बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां वो धर्म वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, वरना एक मुस्लिम को राणा प्रताप अपना सेनापति नहीं बनाते। और राणा सांगा ने बनाया था हसन खां मेवाती को, राणा प्रताप ने बनाया हकीम खां सूरी को। और राणा प्रताप का सहयोग किस किसने किया था? राम सिंह तंवर, जो कि ग्वालियर से आए थे अपने तीनों पुत्रों के साथ। और जब राणा प्रताप का राज्याभिषेक वगैरह करते हैं, वो राज तिलक करते हैं गोगुंदा में, तो इन राम सिंह जी ने सपोर्ट किया था राणा प्रताप का कि प्रताप का हक है और ये इनको मिलना चाहिए। फिर है पूंजा राणा भील, तो भीलों का सरदार था पूंजा राणा पूंजा, तो ये भी होता है। झाला मान, झाला बिदा, यहां राणा प्रताप के मुकुट को लेकर के आएगा कि मुकुट किसने धारण किया। कई जगह झाला मान लिखाता है, कई जगह झाला बिदा लिखाता है, तो दोनों ऑप्शन आपके नहीं आएंगे, दोनों ही नाम लिखे मिलते हैं इसमें। तो ज्यादा माना जाने वाला मान जो नाम है ऑथेंटिक किताबों में, हालांकि दोनों ही ऑथेंटिक अलग अलग किताबों में मिलते हैं, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं, कोई कहता है इसने मुकुट धारण किया था और कोई कहता है इसने धारण किया था। तो जब इतिहासकार ही कंफर्म नहीं है, इसीलिए इस पॉइंट में विवाद रहता है हमेशा। 18 और 21 जून की डेट, इसीलिए उसमें विवाद रहता है हमेशा, क्योंकि एक कंफर्म डेट जब इतिहासकार ही अलग अलग बता रहे हैं तो कोई कंफर्म कौन बताएगा? जो बुक्स में लिखा हुआ है वही बताएंगे। अब इतिहासकार ही कंफर्म नहीं है, वही झालामान और झाला बिदा को लेकर के कंफर्म नहीं है, तो कभी साथ में नाम इस तरह से नहीं आएगा। फिर मान सोनगरा, भान सोनगरा, राव कृष्णदास चुंडावत, भामाशाह और ताराचंद ओसवाल। ये भामाशाह वही है जो महाराणा प्रताप की आगे सहायता करेगा आर्थिक रूप से। अकबर किसको भेजता है? मान सिंह को अपना प्रधान सेनापति बना के भेजता है, आसफ खां को दूसरा सेनापति बना के भेजता है। इसके बाद में एक अल बदायूनी नाम का इतिहासकार है, यह भी इनके साथ युद्ध भूमि पर होता है, तो यह ध्यान रखेगा, अल बदायूनी होता है यहां पे इतिहासकार। इसका ग्रंथ है मुंतखब उत तवारिख।
तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में भानगढ़ से आया हुआ माधो सिंह होता है। यह दरअसल इसे मान सिंह का ही कोई भाई भाई लगता था रिश्ते में। यह भानगढ़ वही भूतिया जगह जहां कहते हैं कि यहां भूत आता है रात को। लूणकरण सर, लूणकरण जो कि सांबर से आता है। जगन्नाथ कछवाहा यह आता है। और ये हाजी मीर बख्शी खान, मेहतर खान। यहां मेहतर खान के ब्रैकेट में मैंने लिखा है अफवाह। तो यह अफवाह इसलिए लिखा है क्योंकि युद्ध के बीच में अचानक इनकी सेना में भगदड़ मच जाएगी, मान सिंह की सेना में। और उस वक्त यह मेहतर खान अफवाह उड़ाएगा कि अकबर यानी जो बादशाह सलामत अपनी और सेना लेकर के, शाही सेना लेकर के यहां आ रहे हैं। तो इसलिए फिर भागती हुई सेना रुक जाती है, उनमें जोश आ जाता है और वो फिर से युद्ध कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि एक बार तो राणा प्रताप का हमला इतना खतरनाक हुआ था, पहला जो हमला किया था इस युद्ध में, कि पहला अटैक कौन करता है, वो हकीम खां सूरी ने किया था। तो इनका अटैक इतना भारी था इन राजपूतों का राणा प्रताप की तरफ से, और दोनों तरफ ही राजपूत थे वैसे तो। भाई ये जो मुस्लिम सैनिक थे ये तो क्या थे, सेनापति थे। सैनिक तो जो थे वो लगभग हिंदू ही थे सारे, इसी मान सिंह के। तो खेल अकबर ने बहुत जोरदार खेला था कि हिंदू को हिंदू के खिलाफ ही लड़ाया जाए, हिंदू को हिंदू के हाथों से ही मरवाया जाए। तो वही चीजें यहां घटित हो रही है यहां पर। तो ये आप समझ लीजिए युद्ध में योद्धाओं की स्थिति क्या है, या पूरा मैंने आप समझ लीजिए युद्ध भूमि है ये पूरा युद्ध का मैदान ही है इस रूप में। ये सभी नाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक टर्म आती है हरावल दस्ता। हरावल होता है जो सबसे आगे का सैनिक दस्ता होता है, उसको हरावल कहते हैं। फिर एक होता है चंदावल, सबसे पीछे का दस्ता चंदावल कहलाता है। फिर बायां और दायां। तो इधर की क्या स्थिति है, मान सिंह की तरफ की अगर बात करें तो मान सिंह बीच में था। मान सिंह के आगे हरावल दस्ता था। हरावल दस्ते के अंदर कौन कौन थे, सैयद हासिम, आसफ खान और जगन्नाथ कछवा। दरअसल जगन्नाथ कछवा कौन था, यह मान सिंह का चाचा है, जगन्नाथ कछवा जो है। और अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अंतिम अभियान भेजेगा 1584 के आसपास, वो इसी जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजेगा। एक सैयद राजू राजू करके और नाम आता है, मेन नाम जगन्नाथ कछवा है। तो अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो है वो इसी जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में आएगा। और यह है कौन, मान सिंह का चाचा। तो आगे वाले नाम ध्यान में रखिएगा, सैयद हासिम, आसफ खान और जगन्नाथ कछवा। मान सिंह के दाहिने तरफ कौन था, शहीद अहमद। और बायां तरफ कौन था, गाजी खां बख्शी और लूणकरण। और चंदावल दस्ते में पीछे की तरफ कौन था, मेहतर खान। महाराणा प्रताप की बात करें तो हरावल खान जो हरावल दस्ता था उसमें आगे कौन था, हकीम खां सूरी। और हकीम खां सूरी के साथ साथ जो सहायक कुछ महत्वपूर्ण सेनापति और कौन कौन थे, जिनके कईयों के नाम आते हैं। सुलुम्बर का था किशनदास, सरदारगढ़ का भीम सिंह और देवगढ़ का रावत सांगा। तो ये कई व्यक्ति थे हकीम खां सूरी के साथ में, जो मुख्य मुख्य व्यक्तियों के नाम आते हैं। बाकी तो सेना होती थी पूरी टुकड़ी। महाराणा प्रताप कहां थे, बीच में थे, मध्य में। पीछे का जो दस्ता था वहां कौन था, पूंजा भील। और पश्चिम की तरफ का जो हिस्सा था उस तरफ कौन था, झालाबिदा और मानसिंह सोनगरा। और दाहिने की बात करें तो दाहिने तरफ कौन था, भामाशाह है, ताराचंद और राम सिंह। यह उस युद्ध भूमि की स्थिति है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराणा प्रताप का सहयोग करता था या नहीं था। और कई बार हरावल दस्ते का नाम लेता है, कई बार चंदावल पूछ लेता है। अब युद्ध में सेनाएं आमने सामने हैं। कई बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहला जो आक्रमण है वो कौन करता है, तो वो हकीम खां सूरी करता है। और ये युद्ध होता कहां पर है, किस स्थान पर होता है, तो ये आप एक ध्यान रखिएगा। ये जैसे मैप है, यहां उदयपुर के अंदर पड़ता है गोगुंदा और यहां राजसमंद की पड़ता है खमनोर। तो गोगुंदा और खमनोर के जो मध्य का भाग है, गोगुंदा और खमनोर के मध्य का भाग, वहां पर यह युद्ध होता है। और चूंकि वहां का कुछ जो बीच में स्थान है उसकी मिट्टी जो है वो हल्दी के समान पीली है, ज्यादा तो नहीं है, कुछ ही स्थान पे है, संकरा सा रास्ता है, वो जो स्थान है उसी को हम कहते हैं हल्दी घाटी।
तो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो अलग अलग नाम बताते हैं। जैसे किसी ने इसको किसी नाम से पुकारा है, किसी ने कुछ कहा है। तो ये होता कहां पर है? ये खमनोर और गोगुंदा वाला जो बीच का स्थान है, इस स्थान पे। मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि जो राजसमंद की तरफ वाला स्थान है, उसी तरफ ये ज्यादा युद्ध होगा। तो होता क्या है, देखिए पहले तो संकरी घाटी सी थी, तो महाराणा प्रताप पहले उधर ये खुले मैदान की तरफ नहीं गए थे। आप अगर अगर मेवाड़ गए हैं, कुंभलगढ़ की तरफ है, तो वो जगह जरूर देख के आइएगा। वो जगह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरा एक एक कहां से क्या घटनाक्रम होता है, आप जाएं तो जरूर देखिएगा। पहले एक संकरा रास्ता होता है, और वो संकरा ऐसा था जिसमें आसानी से 4-5 आदमी भी नहीं निकल सके। तो पहले जो है वो मान सिंह की सेना इस संकरे रास्ते को क्रॉस करके इधर आ जाती है, और यहां ये इनके बीच में युद्ध चलता है। उस वक्त तक महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहता है आपस में जब इनमें युद्ध हुआ। और कहते हैं कि सेना युद्ध करते धीरे धीरे सरकते 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 वो कब खुले मैदान में आ गई, किसी को पता ही नहीं चला। खुले मैदान में आने के बाद में फिर पलड़ा जो है वो मान सिंह का भारी होने लग गया। मान सिंह जो है वो उस समय हाथी पर बैठा था, और अकबर और जो महाराणा प्रताप के पास में घोड़ा था चेतक। और इस चेतक के हाथी की सूंड लगाते थे महाराणा प्रताप। बड़ा विशालकाय घोड़ा था ये। हाथी की सूंड लगाने से सामने वाला जो हाथी होता था दुश्मन का, वो क्या हो जाता था, भ्रमित, कि ये सामने आ रहा है, ये घोड़ा है या हाथी है। तो अब पहला जो हमला किया था वो हकीम का सूरी ने किया, और उसमें जो शुरू में पलड़ा जो है वो प्रताप का भारी रहता है, लेकिन धीरे धीरे फिर समय के साथ साथ दोपहर तक आते आते पलड़ा जो है वो इनका भारी हो जाता है, और मान सिंह का और महाराणा प्रताप का भी आमना सामना होता है। तो जो इनका घोड़ा था चेतक, उसने अपने दोनों पांव किस पर टिका दिए थे? जो मान सिंह का हाथी था मर्दाना, ये मान सिंह के हाथी का नाम था, उस पे दोनों पांव अपने टिका दिए। और महाराणा प्रताप ने वो 80 किलो का भाला लेकर के और मान सिंह की तरफ फेंक दिया। मान सिंह उस ओहदे के अंदर जिसमें बैठा था हाथी पे, वो साइड में छिप गया, और वो ओहदा टूट गया, लेकिन मान सिंह बच गया। चेतक की जो टांग है वो घायल हो जाती है, क्योंकि हाथी की जो सूंड वगैरह थी उसके दोनों तरफ क्या बंदी होती थी? दोनों तरफ तलवारें बंदी होती थी हाथी की सूंड की सुरक्षा के लिए। उससे पांव जो है वो कट हो जाता है, घाव हो जाता है चेतक के बहुत। और इतने में महाराणा प्रताप चूंकि मुश्किल से पहुंचे थे मान सिंह के पास, और शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया। अब महाराणा प्रताप घायल होने लगे। तो फिर इनके साथियों ने महाराणा प्रताप को बोला कि भाई आप युद्ध भूमि से प्लीज बाहर जाइए, और हम जो है फिर बाद में यह देख लेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने पहले तो मना किया, लेकिन सबने यही कहा कि आपका युद्ध से बाहर जाना जरूरी है। अगर आप जीवित रहेंगे तो आगे संघर्ष भी रहेगा, आपके साथ ही समझ लीजिए कि मेवाड़ का सूरज भी डूब जाएगा, क्योंकि आपके पुत्र अमर सिंह के अंदर उतनी क्षमता नहीं है संघर्ष की जितनी आप में है। तो जब महाराणा प्रताप को यह बात सही लगी कि मेरा युद्ध भूमि से बाहर जाना बहुत जरूरी है, तो तब फिर महाराणा प्रताप जो है वो यहां से बाहर जाते हैं। तो अब कई जोरदार आगे प्रसंग आते हैं कि युद्ध सुबह शुरू हुआ था, दोपहर तक आते आते युद्ध समाप्त हो गया था। मैंने आपको बता दिया वो बीच में अकबर की सेना भाग खड़ी हुई थी, लेकिन मैत्र खान ने जो है एक अफवाह फैला दी कि अकबर और सेना लेकर के आ रहा है, और भागती हुई सेना रुक जाती है। अब आगे होता क्या है, महाराणा प्रताप जब आगे यहां से युद्ध भूमि से निकल जाते हैं तो बलीचा गांव की तरफ जाते हैं। बलीचा कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप वो राजसमंद कभी जाइएगा तो वहां ये स्थान सब देखेगा। जहां समाधि है चेतक की, वो बलीचा है, वो मेन रोड के ऊपर ही है। अब मैं तो देख के आया हूं उसको, जहां समाधि है चेतक की, और वही वो स्थान बताते हैं जहां चेतक की मृत्यु हुई थी। तो महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। अब महाराणा प्रताप को जाते हुए कोई 2-4 सैनिकों ने देख लिया। उन्होंने प्रताप के पीछे अपने घोड़े लगा दिए, प्रताप का पीछा कर रहे हैं। प्रताप आगे आगे, वो पीछे पीछे। होता यह है कि अचानक महाराणा प्रताप ने देखा कि पीछे से वो 2-3 सैनिक आ रहे थे, वो अचानक शोर मचाते हुए नीचे गिर जाते हैं। प्रताप ने देखा कि भाई ये कौन है, किसने मेरी सहायता की? तो प्रताप का एक भाई होता है पहले का, शक्ति सिंह, जो कि कोई रानियों का होगा किसी की संतान, तो भाई लगता था महाराणा प्रताप का। शक्ति सिंह यहां आता है और वो उनको मार गिराता है। अब ये शक्ति सिंह का क्या किस्सा है, ये अकबर की ओर से युद्ध कर रहा था, लेकिन अपने भाई के जब घावों को देखा
और घायल अवस्था में देखा तो इसका जी जो है वो दिल थोड़ा सा ऐसे हो गया कि यार मेरा भाई इतना संकट में है। हालांकि ये घटना जो है ये पूरी तरह से कोई सारे इतिहासकार तो नहीं कहते इस बात को, लेकिन कई इतिहासकार इस घटना को प्रमाणिक मानते हैं। और इनमें पहले आपस में मनमुटाव हो गया था। कहते हैं कि दोनों भाई जब युवा थे तब शिकार करने के लिए कभी गए, एक सुअर का शिकार किया, दोनों ने तीर एक साथ चलाए। प्रताप ने कहा मैंने मारा और शक्ति सिंह ने कहा मैंने मारा। तो दोनों भाई नाराज हो गए, आपस में बात नहीं की और ऐसे करके समय निकलता गया। फिर मेवाड़ का तीसरा साका भी हो गया। शक्ति सिंह भी बाद में चला गया था अकबर के पास। लेकिन जब उसने अपने भाई को देखा यहां घायल अवस्था में, तो उसका दिल जो है वो ऐसा हो जाता है कि मेरा भाई घायल है। और फिर कहते हैं कि प्रताप को शक्ति सिंह दोनों मिलते हैं भाई, और गले मिलते हैं, रोते हैं। चेतक भी वहां घायल अवस्था में गिर जाता है। और जहां आज बलीचा गांव जो है, ये राजसमंद में, ये सब स्थान पास पास हैं। यहां पर बलीचा गांव, खमनौर, ये सब स्थान आसपास हैं। ये सारे हल्दी घाटी बिल्कुल आसपास सारे स्थान हैं ये। तो बलीचा गांव जो है वहां चेतक की मृत्यु हो जाती है, वहीं समाधि है। और शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया प्रताप को। प्रताप वहां से वो घोड़ा लेकर के आते हैं कोल्यारी गांव। और बीच में एक घटनाक्रम और आता है कि एक नाला भी आ गया था बड़ा सा, तो चेतक उसको भी कूद करके पार कर गया था। तो कई घटनाक्रम है ऐसे। अब प्रताप आते हैं कोल्यारी गांव जो कि उदयपुर में है। वहां प्रताप ने अपने घावों का इलाज कराया, घाव ठीक कराए जो इनकी घाव लग गए थे। और कोल्यारी गांव से प्रताप वापस चले गए कुंभलगढ़। रवाना कहां से हुए थे? कुंभलगढ़ से। कुंभलगढ़ से कहां गए थे? गोगुंदा। गोगुंदा से कहां गए थे? लोसिल गांव। लोसिल से कहां गए? बलीचा। भाई वहां से कहां गए थे? जहां युद्ध हुआ है, ये खमनौर और ये गोगुंदा के बीच का जो स्थान है वहां, यानी राजसमंद की तरफ का ज्यादा भाग। फिर वहां से गए बलीचा, और बलीचा से फिर उदयपुर के कोल्यारी गांव, और कोल्यारी गांव से वापस ही आ जाते हैं कुंभलगढ़। मान सिंह के हाथ क्या लगा? कुछ भी हाथ नहीं लगा। महाराणा प्रताप का एक हाथी था राम प्रसाद, वो हाथ लगा। उस राम प्रसाद को पकड़ के ले गए आगे। अकबर ने कहा क्या है ये? क्या साहब हाथी है ये? तो क्या करूं इसका? यही हाथ लगा है साहब, और कुछ हाथ ही नहीं लगा। तो फिर अकबर जो है वो मान सिंह से बहुत नाराज होता है। और ऐसा कहते हैं कि 6 महीने तक वो इतना नाराज हुआ मान सिंह से कि उसने अपने दरबार पर आने पर रोक लगाती थी मान सिंह के लिए। हालांकि जो आसफ खां है उससे भी नाराज हुआ था, उस पर भी रोक लगा दी। लेकिन मान सिंह को लेकर के अकबर के मन में एक डाउट भी हो गया था कि कहीं इसने जानबूझ के तो प्रताप को नहीं जाने दिया। और इतिहासकार भी कहीं ना कहीं आप देखिए, जब बात आगे से आगे डूबते हैं तो कई बातें निकलती है। इतिहासकार भी कहते हैं कि मान सिंह के मन में भी कहीं ना कहीं यह बात थी कि मैं प्रताप को जान से नहीं मारूं, प्रताप को जान से नहीं जाए। अब अलग अलग बातें हैं, किसकी क्या सच है क्या नहीं है, सब अपना अपना मत बताते हैं इतिहासकार। ले दे के बात यह है कि अकबर बहुत नाराज हो गया था मान सिंह से, और उसको मन में डाउट भी होता है कहीं इसने जानबूझ के तो सपोर्ट नहीं किया महाराणा प्रताप का, कहीं इसकी नीयत में तो खोट नहीं आ गया। लेकिन वही बात है कि फिर अकबर ने 4 महीने बाद जो है दोबारा आक्रमण करता है उदयपुर पे, और उदयपुर को विजित भी कर लेता है, और इसका नाम भी रख देता है उदयपुर का मोहम्मदाबाद। लेकिन प्रताप उसके हाथ नहीं लगा अकबर के। अकबर खुद आ गया था 4 महीने बाद ही सेना लेकर के, हल्दी घाटी के युद्ध के 4 महीने बाद। तब अकबर को समझ में आ गया था कि भाई महाराणा प्रताप को पकड़ना आसान काम तो नहीं है। फिर वो मान सिंह को कहता, कह रहे यार वो मेरे भी हाथ नहीं लगा, चलो ओके सॉरी बॉस, सॉरी मान ले यार। मान सिंह कह यार कोई बात होती है, नियत पे शक कर रहे हो? मैं इतने मन से युद्ध किया, भाले से वार भी किया था मेरे से, मैं तो बच गया, नहीं तो मेरे तो राम नाम सत्य। वो 80 किलो का भाला था वो, मालूम है क्या 80 किलो का भाला क्या होता है? 80 किलो आपका वजन नहीं होगा। 80 किलो का भाला मारा था मेरे, मैं तो बच गया, मेरी किस्मत अच्छी थी। अकबर का यार सॉरी बोल रहा हूं ना अब, तो ठीक है चलो ओके बॉस। तो फिर बाद में अकबर उसको माफ कर देता है। अब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो क्या हल्दी घाटी का युद्ध जो समाप्त हुआ इसके साथ ही पूरा समाप्त हो गया? नहीं, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो दरअसल संघर्ष की एक शुरुआत है। यहां समाप्त नहीं हुआ है, यहां से शुरुआत हुई है महाराणा प्रताप की और अकबर के संघर्ष की। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में, और यह संघर्ष चलेगा 1584 तक। 76 से लेकर के और 84 तक अकबर ने बहुत प्रयास किया। कभी शाहबाज खान को भेजेगा, कभी किसी को भेज रहा है, कभी रहीम खान खानार,
बार बार अभियान भेजेगा अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। तो 1584 के बाद अकबर ने ध्यान देना बंद कर दिया। 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी उदयपुर के अंदर एक जगह को बना लिया था चावंड। तो 1585 से लेकर के 1597 तक का महाराणा प्रताप का जो समय है वो शांति काल में निकलता है। उस काल में कोई भी इस तरह का विरोध या कोई भी संघर्ष नहीं होगा। लेकिन 76 से 84 के बीच का जो संघर्ष है यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए पूरा वीडियो और बनेगा अलग से। आपको इतना डीपली और इतना शानदार तरीके से समझा रहा हूं कि पूरा इतिहास आपके सामने मैंने लाके रख दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो इतिहास के जो मेन टॉपिक थे वो तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये मानसिंह और चंद्रसेन ये कोई ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, फिर आधुनिक राजस्थान शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।